नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल इंजीनियर्स फ्रेंड में। और ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के रेफरेंस में अभी तक हमने जितने भी डिस्कशन किए हैं, अब इतने डिस्कशन को करने के बाद में हम करें क्या, है ना। ये क्वेश्चन आता है, हम उन सब चीजों को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, एक क्वेश्चन आता है। तो अब बात ये आती है कि ये सारा जो कंटेंट है हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो सिर्फ एक ही लोकेशन दिखाई देता है। वो कहाँ पे दिखाई देता है कि हम जिस प्रोफेशन में होते हैं मैं उसको वहां पर इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, है ना। तो अभी तक जितनी भी बात मैंने की है उन सारी बातों में एक अगर हम रेफरेंस पॉइंट अगर देखें तो जैसे शुरू से मैं बताता आ रहा हूं कि एक रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास जिसको हमने नाम दिया था क्या, नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब यही नेचुरल एक्सेप्टेंस को हमें अप्लाई करना है। तो अभी तक हमने काफी डेप्थ में बात की थी, अब हम ब्रॉडर वे में उसको बात करेंगे और देखेंगे कि इसको हम इम्प्लीमेंट करें तो करें कहाँ कहाँ, है ना। तो अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करें तो ऐसा आपको दिखाई देगा कि आपका जो इंटरेक्शन है वो दो सेगमेंट में है। पहला सेगमेंट आपका इंटरेक्शन होगा तो किसी एक ह्यूमन के साथ, यानी कि ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। दूसरा, ह्यूमन जब रेस्ट ऑफ नेचर के साथ एसोसिएट होता है ना, तो उसकी एक बात है। तो ह्यूमन और रेस्ट ऑफ नेचर, ठीक। अब इसी नेचुरल एक्सेप्टेंस को अगर मैं ह्यूमन ह्यूमन के साथ अप्लाई कर लेता हूं, इसी नेचुरल एक्सेप्टेंस को रेस्ट ऑफ नेचर के साथ अप्लाई कर लेता हूं, तो जो मेरा प्रोफेशन है ना, वो भी किसके लेवल पे आ जाएगा, नेचुरल एक्सेप्टेंस के लेवल पर आ जाएगा, ठीक। अब ऐसा होगा तो आउटकम क्या दिखाई देगा कि जब मैं ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करता हूं तो आप जहां पर भी होते हैं, कहीं पे भी किसी से कोई भी कम्युनिकेशन आप करते, कुछ भी आप बोलते हैं सुनते हैं, तो वहां पे कई बार ऐसी भी सिचुएशंस जनरेट होती हुई दिखाई देती हैं कि ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे नहीं समझ पा रहा है और सामने वाला जो व्यक्ति है उसको लगता है कि ये जो बोल रहा है मुझे वो चीज नहीं समझ में आ रही। वो गैप किस वजह से होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की वजह से होता है कि मैं इस चीज को देख पा रहा हूं या नहीं देख पा रहा हूं। अगर ये चीज मेरे देखने में आती है, अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस मुझे अपने लाइफ में देखने में आती है, तो ये लीड करता है डेफिनेट ह्यूमन कंडक्शन की ओर, जो कि हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। हर इंसान दूसरे इंसान से यही उम्मीद लगा के बैठा रहता है कि सामने वाले व्यक्ति का जो कंडक्शन है वो मेरे अकॉर्डिंग हो जाए। ऐसे ही सामने वाला व्यक्ति भी मेरे बारे में सोच रहा होता है कि इनका भी कंडक्शन मेरे अकॉर्डिंग हो जाए। तो यहाँ पे जो कॉमन चीज निकल के आ रही है वो आ रही कंडक्शन। अब कंडक्शन को लेकर के क्या है ना कि बहुत ही इल्यूजन है, बहुत ही भ्रम की स्थिति है ना। वो किस वजह से है, क्योंकि ये जो कंडक्शन है वो हर एक इंसान अपने हिसाब से चला रहा है ना। हर इंसान अपना कंडक्शन अपने अकॉर्डिंग चला रहा है। कंडक्शन को चलाने का मतलब क्या है कि कॉम्पिटेंस, और कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि जैसा हमने देखा था हार्मनी इन सेल्फ में मैंने बात की थी DTE की, यही हमारा कॉम्पिटेंस को डेवलप करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि DTE को ड्राइव करने का जो डायरेक्शन है वो तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे है। नेचुरल एक्सेप्टेंस के प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है, सेंसेशन के प्लेटफॉर्म पर भी हो सकता है, प्री कंडीशनिंग के प्लेटफॉर्म पर भी हो सकता है ना। लेकिन अब इसके ऊपर भी मैंने एक और बात की थी कि इस वाले पोर्शन को हमने नाम दिया था B2 और ऊपर वाले पोर्शन को हमने नाम दिया था B1। अगर मेरा DTE B1 के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक, अगर B2 मेरा B1 के अकॉर्डिंग हो जाता है तो ये जो टारगेट है ये अचीव इजिली हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि B1 हर एक इंसान के लिए सेम है, सेम प्लेटफॉर्म पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस बात में काफी पोटेंशियल भी है ना। यही एक चीज है, अगर ये दिखने लगती है और इसका रिलेशनशिप मुझे इसके साथ दिखने लगता है तो मैं किसी भी प्रोफेशन में होता हूं तो मेरा कंडक्शन फिर वेरी नहीं करता, मेरा कंडक्शन फिर डेफिनेट होता है
दूसरा उस चीज को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद में उसके अकॉर्डिंग फिर वो रेप्लिकेट करता है, या फिर ये जानने की कोशिश करता है कि मेरे इतना उल्टा सीधा बोलने के बावजूद भी इस व्यक्ति का जो कंडक्शन है वो टस से मस नहीं होता है ना। वो क्यों? इसीलिए क्योंकि जो B1 है, यानी कि न्याय धर्म और सत्य को देखने की जो हिसाब किताब है, वही केवल है ना इस सिचुएशन को फुलफिल कर पाता है। ठीक, आगे अगर देखें तो प्रोफेशनल एथिक्स में मेन जो वर्ड आता है उसको हम बोलते हैं क्या? हार्मनी। अब हार्मनी का जो लेवल है वो जैसा हमने डिस्कस किया वो 4 लेवल पर है। इंडिविजुअल के लेवल पर भी है, फैमिली पे भी है, सोसाइटी पे भी है और नेचर और एग्जिस्टेंस पे भी है। मेरा कोई भी प्रोफेशन होगा वो इन्हीं 4 डायमेंशंस में हार्मनी को क्रिएट करने के सेंस में ही होगा। और ये हार्मनी के सेंस में कब क्रिएट होगा? कि जब मुझे ये नेचुरल एक्सेप्टेंस दिखेगा, है ना। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे मैं हूं या मेरी फैमिली हो या मेरा सोसाइटी हो जहां पे मैं रहता हूं, या फिर नेचर और एग्जिस्टेंस जहां से मैं अपने है ना अपने बॉडी के लिए जो भी रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी है जो मैं वहां से ड्राइव करता हूं, अगर मेरे पास नेचुरल एक्सेप्टेंस है तो मेरा जो एथिक्स है वो चारों लेवल पे मेंटेन रहता है। और अगर ये नेचुरल एक्सेप्टेंस के लेवल पे नहीं हो पाता है तो वहीं पे अनएथिकल होता हुआ भी देखा जाता है। आए दिन न्यूज़पेपर है ना, सोशल मीडिया पूरा इन सब चीजों से भरपूर है। हर कोई प्रश्न को एक्सप्लोर कर रहा है, क्वेश्चन को एक्सप्लोर कर रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या हम सोल्यूशन तक पहुंच पा रहे हैं? सोल्यूशन तक पहुंचने का बस एक ही हिसाब है, वो बस यही है, नेचुरल एक्सेप्टेंस। प्रोफेशनल एथिक्स के गाइडलाइन में जो पहला पॉइंट है वो है कि क्लैरिटी अबाउट ह्यूमन गोल। इसमें मैंने रेफरेंस दिया किस चीज का? हार्मनी इन सोसाइटी। जैसा कि हमने वहां पे देखा था कि हर एक इंडिविजुअल में अगर राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग इंश्योर होता है तो फैमिली में प्रॉस्पेरिटी इंश्योर होता है, और फिर फैमिली से जब हम सोसाइटी की ओर मूव ऑन होते हैं तो फियरलेसनेस और ट्रस्ट बिल्डअप होता है, और नेचर और एग्जिस्टेंस के साथ हमारा को एग्जिस्टेंस हमें दिखाई देता है। तो यही है हमारा क्या? क्लैरिटी अबाउट ह्यूमन गोल। प्रोफेशनल एथिक्स में अपने गोल का क्लियर होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो गाइडलाइन है वो है कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ। रेफरेंस मैंने दिया किस चीज का? हार्मनी इन फैमिली, रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट में हमने ये देखा था कि राइट इवेल्युएशन को हम राइट इवेल्युएशन को रिस्पेक्ट कहते हैं। अगर राइट इवेल्युएशन सही नहीं हो पाता है तो वो डिसरिस्पेक्ट की ओर लीड करता है। ठीक, तो ये जो रिस्पेक्ट है इसकी जो क्लैरिटी आएगी वो ट्रस्ट से ही आएगी, और ट्रस्ट में हमें ये दिखना जरूरी होता है कि इंटेंशन और कॉम्पिटेंस के बीच में गैप है। इंटेंशन को लेकर के इंटेंशन को लेकर के अर्थ पे कहीं पे कोई वेरिएशन नहीं है। जो वेरिएशन हमें दिखाई देता है वो सिर्फ कॉम्पिटेंस के लेवल पर है। अब कॉम्पिटेंस के लेवल पे अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने अप टू मार्क नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं निकलता कि सामने वाले व्यक्ति के इंटेंशन में कोई प्रॉब्लम है ना। तो अगर ये चीज हमें अपने में दिखने लगे तो हम उसी को क्या देखते हैं कि मेरे अंदर तो इंटेंशन सही है करने का, मेरा तो इंटेंशन है कि मैं टास्क को परफॉर्म करूं, लेकिन हो सकता हो कि मैं कॉम्पिटेंस के लेवल पर उतना अप टू मार्क ना हो। तो कॉम्पिटेंस को बढ़ाना भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और वही एक पैरामीटर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग ही क्या है कि तीसरा जो गाइडलाइन डेवलप होकर के आता है प्रोफेशनल एथिक्स में वो होता है ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर, है ना। क्या है कि म्यूचुअल फुलफिलिंग बिहेवियर विद ह्यूमन बीइंग। रेफरेंस मैंने दिया हार्मनी इन फैमिली। अगर ह्यूमन रिलेशनशिप में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो हमारी फीलिंग्स है, अगर फीलिंग को लेकर के मेरे अंदर जो कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर है तो जो रिलेशनशिप बिल्डअप होता है वो ह्यूमन फ्रेंडली होता है, वो सस्टेनेबल होता है, वो म्यूचुअल होता है। यही है हमारा क्या? प्रोफेशनल एथिक्स का थर्ड गाइडलाइन।
अब हम मूव ऑन होते हैं फोर्थ की ओर। जो फोर्थ है, ऑब्वियस सी बात है कि अब आप इस चीज को देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ह्यूमन के रिलेशनशिप की बात की है, तो चौथा जो मेरा गाइडलाइन डेवलप होकर के आएगा वो ह्यूमन का रेस्ट ऑफ नेचर के साथ है। और अगर इसमें हम रेफरेंस को देखने जाएं तो हार्मनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट आएगा कि हमें जो रिलेशनशिप देखना है वो सिर्फ इंसान के साथ ही नहीं, हमें रेस्ट ऑफ नेचर के साथ भी उसको एसोसिएट करके देखना होगा, तभी वहां पे इको फ्रेंडली सिस्टम जनरेट होने की संभावना है। अगर ये चीज नहीं दिखाई देगी, हमें प्रोफेशनल एथिक्स के जो गाइडलाइंस हैं अगर ये नहीं सही से समझ में आएंगे, तो फिजिकल फैसिलिटी की हमें रिक्वायरमेंट कितनी है ये हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। और आउटकम क्या आएगा कि फाइनली जो नेचुरल रिसोर्स हमारे अवेलेबल हैं, हम उसको यूटिलाइज ना करके हम उसको क्या करते हैं, फिर एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बेसिक गाइडलाइन है एक प्रोफेशनल एथिक्स के फील्ड में। और अगर आप यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे देखें ना, तो ये बात एकदम क्लियरली सामने आ रही है कि अगर ये सारी चीजें कोई देख रहा है, सुन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ह्यूमन है। और ह्यूमन जो है को एग्जिस्टेंस है सेल्फ और बॉडी का, और सारी बात को सुन के समझने की जो क्षमता है और उसको जीने की जो आशा है, एक्सपेक्टेशन है, वो सेल्फ के पास है। बॉडी उसके अकॉर्डिंग एक्ट करती है। तो ओवरऑल जो प्रोफेशनल एथिक्स में जो डेवलपमेंट हमें देखना है वो सेल्फ के लेवल पे देखना है। सेल्फ के लेवल पे अगर ये बात क्लियर होती है तो ये पूरा आउटकम बाय डिफॉल्ट जनरेट होकर के आता है। और अगर ये चीज नहीं दिखाई देता है तो विद इन सेल्फ ये क्वेश्चन मार्क बना रहता है कि मैं कैसे करूं, है ना। तो फिर से वहीं हम घूम के पहुंचते हैं कि सेल्फ की जब भी हमारी बात होगी तो मैं सीधे पॉइंट आउट करता हूं नेचुरल एक्सेप्टेंस पे। इसीलिए प्रीवियस वीडियोस में मैंने कई बार इस बात को बताया कि नेचुरल एक्सेप्टेंस को हर समय देखने की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है कि जिससे मेरा अपना प्रोफेशन समझ में आ सके और उससे एसोसिएटेड जो एथिक्स हैं वो समझ में आ सके और उसकी जो गाइडलाइंस है मैं उसको फुलफिल कर पाऊं। तो अब देखें ना, तो क्या ह्यूमन फ्रेंडली मैनेजमेंट मॉडल में मैंने आगे लिखा है क्या, इंश्योरिंग जस्टिस। अगर जस्टिस इंश्योर हो रहा है तो वहां पे जो मॉडल क्रिएट होकर के आता है वो ह्यूमन फ्रेंडली होता है। अब बात ये आती है क्या कि ये जो जस्टिस है, अब इस जस्टिस को अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो एक बात समझ में आती है कि ह्यूमन फ्रेंडली और इको फ्रेंडली जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये कैसा हमें देखना होता है। ये आवर्तनशील प्रोडक्शन वर्क की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो कई क्वेश्चंस यहाँ पे डेवलप होते हैं कि जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, तो आंसर इसका आता है क्या, फिजिकल फैसिलिटी। अब ये जो फिजिकल फैसिलिटी है हम इसको कैसे प्रोड्यूस करें, तो सीधा सा आंसर आता है कि आवर्तनशील। ठीक। अब बात यह आती है कि मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट हमारा किस लेवल पे होगा, जस्टिस के लेवल पर होगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, जस्टिस, इंश्योर जस्टिस। कहाँ पे, जो भी हमारे ऑर्डर्स, अभी हमने जो स्टडी किया, जो देखा हमने, उन ऑर्डर्स पे जस्टिस का इंप्लीमेंटेशन होगा तो मैनेजमेंट हमारा बढ़िया होगा। अब बात आती है कि जो भी फिजिकल फैसिलिटी आवर्तनशील प्रोसेस से हमने जनरेट किया है ना, उसको स्टोर करना और एक्सचेंज करना क्यों करें। अब बात ये आती है, तो टारगेट हमेशा जो दिखाई देगा वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के लेवल पर दिखाई देगा। और कैसा दिखेगा, पहला, टू मेंटेन अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी, है ना, फैमिली फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, है ना, और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, यूएचओ, है ना। तो इस चीज के लिए हमें स्टोर करना और एक्सचेंज करना। अब इसमें होगा क्या, एक्सचेंज जो प्रोसेस होगा ये अगर देखें तो दो प्लेटफॉर्म पे होगा।
एक होगा कि मेरे कोई जान पहचान का व्यक्ति है, या हो सकता कोई ऐसा भी हो कि जो मेरे जान पहचान का ना हो, उसको किसी आवश्यकता की, मतलब आवश्यकता क्या होगी, फिजिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है, और मेरे पास अगर है, मेरे पास स्टोरेज है, तो मैं उसको इजिली एक्सचेंज कर लेता हूं अगर मुझे नेचुरल एक्सेप्टेंस दिखाई देता है तो। ठीक। अब दूसरा एक प्लेटफॉर्म क्या आता है, नेचर आता है, यानी कि रेस्ट ऑफ नेचर, इंसान के अलावा जो रेस्ट ऑफ नेचर है, वहां पे भी एक्सचेंज प्रोसेस होगा कि जो चीज मैंने फिजिकल फैसिलिटी के लिए, जो भी चीज मैंने नेचर से ली है ना, जो भी चीज मैंने नेचर से ली है, नेचर को सही समय के अनुसार उस चीज को मैं वापस कर सकूं। ये है हमारा क्या, गाइडलाइन, जो कि एक सिस्टम डेवलप कर रहा है, इको फ्रेंडली और ह्यूमन फ्रेंडली। अब सिंपल सा लॉजिक है कि मेरे अपने द्वारा आवर्तनशील प्रोसेस को ना यूज कर पाने की वजह से जो अर्थ की जो कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी तो ठीक है, लेकिन उसका जो डाइजेशन रेट है, जो भी चीज प्रोड्यूस करके हम डंप करते हैं, उसका डाइजेशन रेट क्या है कि बहुत स्लो है। तो हमें ऐसे ही आवर्तनशील प्रोसेस को यूज करना होगा कि अर्थ को, मदर नेचर को डाइजेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम ना हो। प्रोफेशन में ये एक वर्ड है डोमिनेशन, जो कई बार देखने और सुनने में आता है, और एक वर्ड आता है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑब्जर्व करके बताइए कि क्या चीज आपके लिए ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये मेरे लिए ठीक है, बाकी आप इसको चेक कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि डोमिनेशन का मतलब क्या है। कि डोमिनेशन का मतलब ये है कि डोमिनेशन में कोई एक व्यक्ति होगा कि जो सेंट्रल लेवल पे हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है, अपने अकॉर्डिंग चीजों को चलाने की कोशिश करता है। जहां पे उसे लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास इतनी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो उसके लेवल पे जाकर के मैं उसको दिखाऊं। ठीक। अब दिखाने का जो तरीका होता है वो कई बार ठीक भी होता है और कई बार ठीक भी नहीं होता है। तो वहां पे क्या होता है ना कि जो डोमिनेशन होता है और जिसके ऊपर डोमिनेट करता है, यानी कि जो यूनिट्स होती हैं जिसके ऊपर डोमिनेशन होता है, वो असहज महसूस करते हैं। अब देखते दूसरा तरीका, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, वो यहाँ पे सिस्टम क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। अब यहाँ पे एक इंसान को लगता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग एक्ट करे क्योंकि इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में क्या होता है कि हर एक यूनिट अपने आप को जिम्मेदार देख पाती है, समझ पाती है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर पाती है। प्रोफेशनल एथिक्स में अगर ये सिस्टम डेवलप होता है तो हर एक इंसान के बीच में जो ट्रस्ट है वो दिखाई देता है, केवल सुनाई नहीं देता। फिर रिस्पेक्ट दिखाई देता है ना। दिखाई देने का मतलब क्या है कि इंटैक्ट वैल्यू है, जो हमारे अपने लेवल पे कॉम्पिटेंस को इवेल्युएट करने के सिस्टम को जनरेट करता है। यहां पे अगर ट्रस्ट बिल्डअप है और रिस्पेक्ट बिल्डअप है तो सामने वाले के इंटेंशन पे फिर डाउट नहीं जाता, और जब इंटेंशन पे डाउट नहीं जाता तो ये कंटेम्पलेशन के लेवल पे बात पहुंचती है, टेंशन के लेवल पे बात नहीं पहुंचती। फिर कंटेम्पलेशन के लेवल पे बात पहुंचती है कि अगर सामने वाला व्यक्ति कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो मैं उसके कैसे हेल्प कर सकूं कि उसका कॉम्पिटेंस लेवल बढ़े और वो उसके अकॉर्डिंग फिर एक्ट कर पाए। तो मेरी तरफ से आज प्रोफेशनल एथिक्स में इतना ही। पूरा यहाँ पे आकर के हमारा कंटेंट समाप्त होता है, और इन कंटेंट में अगर कहीं पे आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आता है तो आप हमें बताएं, मैं उसको अपनी तरफ से आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।